हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पिलर्स। और आज हम अपना कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। ये उसका सेकंड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर भी है उस टॉपिक का। ठीक है, तो मैं एक और बात बोलना चाह रही थी आपको। अगर आप किसी को भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। टेलीग्राम पेज से मैं लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम का। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी और टॉपिक में तो आप वहाँ से लिंक चेक कर सकते हो, उसमें सारे ही टॉपिक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कंडक्टिविटी। हमारा लास्ट जो क्लास थी वो रेजिस्टिविटी पे ख़त्म हुई थी। रेजिस्टिविटी होती है रो, और रो क्या था, कैसे आया था? रेजिस्टेंस वहाँ पे प्रोपोर्शनल था, एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू हो गया था एल अपॉन ए। सो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से ये जो रो होता है ये होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, और इसी का ही अपोजिट को क्या कहते हैं हम? कंडक्टिविटी। अच्छा, वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखा था हमने कि टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे तो पड़ता है, बट ये नेचर पर डिपेंड करती है। ये किस पर डिपेंड करती है? नेचर पर, मटेरियल के नेचर पर। सो 1/रो इज नोन एज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और you can write it as 1/RA/L. So this can be written as L/RA. अब A यहाँ पे स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो, that does not make any difference here, because here A और capital A is equals to cross sectional area of the conductor. cross sectional area होता है ये, okay? area of wire, conductor wire. सो नेक्स्ट इज रियोस्टेट। रियोस्टेट एक हमारे पास अप्लायंस होता है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इससे निकाल सकते हैं। अगर हमें अपने सर्किट में ज़्यादा या कम करना है रेजिस्टेंस को, तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। एक डिवाइस होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाई जाती है, जिससे हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं अपने सर्किट के। और कैसे किया जाता है? ये जो जॉकी होता है इसको हम इस पर मूव करा सकते हैं। तो इसको मूव करा के, और ये नीचे का इनमें से इन वायर से कनेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करा सकते हो। तो रियोस्टेट के लिए अगर आएगा तो आप बोल देंगे कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, या वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस होती है विच कैन कंट्रोल द रेजिस्टेंस ऑफ आर इलेक्ट्रिक सर्किट। इसकी तरह आप रेजिस्टेंस बॉक्स भी कर सकते हो। इसमें कीज होती हैं, तो इन कीज को निकाल के इंसर्ट करा के हम वही वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है। हमने पहले भी देखा था कि टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो दैट मीन्स करंट कम पास होगा, है ना। इफ वी रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस देन उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट कम हो जाएगा। लेकिन आगे चल के अब हम क्या पढ़ेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है सभी मेटल्स पे इस तरीके का इफेक्ट हो। अगर हमारा मेटल प्योर नहीं है, अलॉय है, तो उस पर कम इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। और अगर सेमी कंडक्टर है तो कुछ अलग इफेक्ट होगा टेम्परेचर का। हो सकता है टेम्परेचर को बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। ठीक है, तो वो हमें अभी यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे ये यही बोल रहे हैं कि अगर हम अलॉय यूज करते हैं प्योर मेटल की जगह, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत ही स्लाइटली सा इफेक्ट पड़ता है किस किस पर? रेजिस्टेंस पर। तो इसलिए हमको अलॉय यूज करने चाहिए, क्योंकि अगर हम प्योर मेटल यूज करेंगे तो सर्दियों में ज्यादा करंट आएगा घरों में। अगर हम ट्रांसमिशन के लिए यूज करेंगे तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? अलॉय यूज करते हैं, क्योंकि अलॉय पर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही कम पड़ता है। तो दैट्स व्हाई वी शुड यूज अलॉयज वायर। सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है। सेमी कंडक्टर आप जानते हो कौन से होते हैं मेटल्स? दीज आर द मेटल्स हुज प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल।
और इनका कैरेक्टर क्या होता है? इनका कैरेक्टर होता है मेटालिक टू नॉन मेटालिक की तरफ टेंड्स करता है इनका नेचर। या जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ये सब क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ये कंडक्टर की तरह काम करते हैं, मेटल्स की तरह काम करते हैं, वाइल ये कम टेम्परेचर पर नॉन मेटल्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। तो ये इंसुलेटर भी होते हैं, इनका रेजिस्टेंस, और कंडक्टर भी होता है। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, उनका टेम्परेचर क्या है। तो इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है भाई जब इनका रेजिस्टेंस, इन्होंने बोला कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो रेजिस्टिविटी भी तो कम हो जाएगी, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। तो ये जो इफेक्ट इस पे बढ़ रहा है वही इफेक्ट इस पे बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने पे सेमीकंडक्टर में, नॉर्मल मेटल में क्या होता है? इंक्रीज होता है, बट सेमी कंडक्टर में डिक्रीज होता है, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू कंडक्टर एंड एलॉयज, उनका क्या कर रहा है? कॉन्ट्रोडिक्शन कर रहा है। कंडक्टर और एलॉयज में तो क्या होता है? बढ़ता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से, यहाँ पे कम हो रहा है। तो ये क्या करेंगे? कंडक्ट करने लगेंगे, मेटल्स की तरह काम करने लगेंगे। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि टेम्परेचर का इन चीज़ों का क्या इफेक्ट है। अब सपोज सेम ही टेम्परेचर है, लेकिन सेम टेम्परेचर पर आप सेम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो। एक हमारे पास मेटल है, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले तो क्रोमियम का लिया है ना, और एक दूसरा किसका लिया है? चलो हम कॉपर ले लेते हैं, एक क्रोमियम ले लेते हैं। दो वायर लिए हमने, सेम थिकनेस के, सेम लेंथ के, सेम टेम्परेचर पर सेम वोल्टेज अप्लाई करी है। ठीक है, बट मेटल्स अलग अलग हैं, ये कॉपर है और ये क्रोमियम है। सो होगा क्या? इसमें करंट ज्यादा होगा, ICU इज ग्रेटर देन आई जो भी है क्रोमियम, CR होता है क्रोमियम, CR से आप इसको डिनोट कर सकते हो। रीजन क्या? क्योंकि उसका नेचर है वो, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसमें करंट कम हो जाएगा। तो ये नेचर ही क्या डिसाइड करता है? रेजिस्टिविटी डिसाइड करता है नेचर। जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा है दैट मीन्स उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, यानी कि जो इंसुलेटर है उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, सेमीकंडक्टर की उनसे थोड़ा कम, और मेटल्स की, कंडक्टर्स की सबसे कम रेजिस्टिविटी। तो ये सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये क्या है? सब कंडक्टर हैं। टंगस्टन, निकल, आयरन, तो आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे 10⁻⁸ है ना, तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। ये जितना बड़ा बड़ा होता जा रहा है, यानी कि इनकी रेजिस्टिविटी उतनी बढ़ती जा रही है। लेकिन जब आप देखोगे अलॉयज में आओगे या फिर सेमी मेटल्स में आओगे, तो ये पावर फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप कहोगे नहीं, यहाँ पे स्टिल इट इज -8, क्योंकि ये कॉपर, मैग्नीज, निकिल तीनों ही कंडक्टर थी, उनका ही मिक्सचर है अलॉय। तो लेकिन ये बढ़ गया, इसकी फिगर बढ़ गई, 44 हो गया, तो इनका थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो हीटर वगैरह जो हम यूज करते हैं वो नाइक्रोम का यूज करते हैं, 100 × 10⁻⁸, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट होता है, आगे चल के लाइट कम पड़ेंगे। अब ये सेमी कंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनमें पावर हट गई, ये हट गई पावर यहाँ पे, तो दैट मीन्स इनकी माइनस थी ना ये, तो इनकी रेजिस्टिविटी इनके कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा है। जब ये पावर प्लस में आने लगेगी तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएंगे? सब इंसुलेटर हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाएगा यहाँ पे, टोटल EMF यानी कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पूरी बैटरी का, वो क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल वोल्टेज क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। अब देखो, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप सेल की बात कर रहे हो, ये की हो गई यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं।
तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इस तरीके से बीच में मीटर वगैरह आप ऐड कर देना, मीटर, वोल्ट मीटर, व्हाटएवर। सो यहाँ पे देखो, ये तो हो गया वायर, ये यहाँ से लेके, अगर मैं ये जो येलो पार्ट से आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, ये है वायर। आउटसाइड द सर्किट, अंदर क्या होता है, ये 2-3 जो सेल जुड़े हुए हैं, आपने बैटरी देखी होगी, उसमें एक केमिकल रहता है, लिक्विड रहता है उसमें एक, और टर्मिनल्स इस तरीके से टर्मिनल्स लगे रहते हैं डॉट डॉट से, है ना, इलेक्ट्रोड्स जिनको कहते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, टर्मिनल्स लगे रहते हैं, केमिकल होता है इसमें अंदर। तो इसकी जो हम वी पढ़ते आ रहे हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या है, हम उसमें करते थे कि चार्ज हमारा यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सिर्फ हम इन एंड्स की, इन टर्मिनल्स के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं जो इसके बीच में केमिकल भरा हुआ है, जो लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक केमिकल रहता है, आप बैटरी में पानी भी डालते होंगे, जिसको आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो उसकी हम बात नहीं करें, उसकी बात हम यहाँ करेंगे। तो यहां से भी करंट एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलते हैं, इलेक्ट्रॉन तो उल्टा चलते हैं, ये तो करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हैं और यहाँ आते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन ये होती है, तो करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, करंट ऐसे चलता है ना, यू करके चलेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और फिर इसके अंदर भी तो मूव करेगा, इसके अंदर भी तो मूव कर रहा है ना करंट, तो इसके अंदर के उसको क्या क्या कहते हैं, टोटल जो हो जाएगा अंदर का भी बाहर का भी, टोटल वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं ई, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं ई, और वो क्या होता है, यूनिट चार्ज को कैरी करने में जितना वर्क किया, कहाँ से, यहीं से चला और यहीं आ गया, ठीक है, यहीं से चला, क्योंकि चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप कहते हो, इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कैविटी एक बन जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल जिसको आप कहते हो, तो ये किधर से किधर मूव कर रहा है, फ्रॉम हियर टू हियर, इस तरीके से, है ना, ये यहाँ पे आ जाता है और फिर अंदर इसमें चलता है। तो दिस इज E इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये टोटल EMF होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट का भी और मटेरियल का भी, मटेरियल हमारा ये है, और इलेक्ट्रोलाइट जो यूज हुआ है सेल में अंदर केमिकल है उसका भी, है ना, दोनों का है। टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच में जो अंदर वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगी। सपोज दोनों के बीच में अगर आप टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हो तो W डैश इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो W डैश अपॉन Q इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल आप निकाल सकते हो यहाँ से, ये बाहर का ले लिया, ये सिर्फ वायर का हो गया, है ना, ये वायर का हो गया, W अपॉन स्मॉल w अपॉन Q, ये W डैश अपॉन Q, और टोटल क्या था, कैपिटल W अपॉन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल में करूं, W अपॉन Q प्लस W डैश अपॉन Q, सो यू कैन राइट इट एज E इज इक्वल्स टू V स्मॉल v प्लस कैपिटल V, क्योंकि ये इंटरनल, ये क्या है, इंटरनल वोल्टेज, इंटरनल वोल्टेज, और TAG, ठीक है भाई, ये बाहर का सर्किट का है। सो जब इंटरनल वोल्टेज है, वर्क डन है, चार्ज मूव कर रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, बाहर का रेजिस्टेंस क्या होता है R, अंदर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल r। सो अंदर के सेल के रेजिस्टेंस को क्या कहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को कहा है स्मॉल r, ठीक है। देन यहाँ पे ये आ गया आपको जो बताया था कि W अपॉन Q इज इक्वल्स टू W डैश अपॉन Q, ये कौन सा है, W डैश है जो सर्किट इन्होंने क्या एज्यूम किया देख लेते हैं भाई, इंटरनल को, ये तो है सेल का स्मॉल w, और ये है W डैश है आपके सर्किट का, यहाँ से यहाँ का, अगर हमारे पास सर्किट होता तो इससे ये इस तरीके से काम करके, ये तो ओपन है, अगर इस तरीके का क्लोज होता तो ये क्या हो गया W डैश, और दोनों के टर्मिनल के बीच में स्मॉल w अपॉन Q। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल E इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है कि E क्या होता है, EMF,
ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको मूव करने में जो फोर्स फील हो रहा है मोशन में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आर इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, के की दिया है, वी के ना देके यहाँ पे क्या देते, क्यों देते, क्यों क्या होता है, चार्ज, मूविंग चार्ज, है ना। के की तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है बिकॉज हम सर्किट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। तो वी वोल्ट मीटर, ये आई थिंक मेरे से मिसप्रिंट हो गया। द के की इज क्लोज्ड, ये इन्होंने इन जनरली वैसे ही समझाया। के की हम जानते हैं कि अगर ये क्लोज्ड होती है तो हमारा सर्किट जो होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस करा है लास्ट क्लास में। तो की क्लोज होती है दैट मीन सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। अगर की ओपन है दैट मीन सर्किट ब्रेक है और करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब V इज इक्वल टू, जैसे आई आर होता है तो यहां से I इज इक्वल टू हो जाता है V अपॉन आर। तो I अगर मैं बात करूं, I तो सेम रहता है, आगे चल के आप पढ़ोगे कि I सीरीज कनेक्शन में सेम रहता है और सीरीज में ही तो है यहाँ पे। अगर आप सेल की और इसकी बात करें तो इसी से तो डायरेक्ट कनेक्ट है, ये सीरीज ही तो है कनेक्शन। तो टोटल V कितना है ऊपर, E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का भी और सर्किट का भी, है ना। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है उसका प्लस उससे हमारे घर में जो आपने वायरिंग करी है उसका टोटल, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वायरिंग का रेजिस्टेंस और प्लस बैटरी के अंदर जो केमिकल है उसका रेजिस्टेंस, तो आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने अभी किया है क्वेश्चन E इज इक्वल्स टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v। तो यहाँ से कैपिटल V आप निकाल सकते हो, E माइनस स्मॉल v। कैपिटल V क्या है, सर्किट का वोल्टेज, तो हो जाएगा E माइनस आई इंटू आर, क्योंकि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर कैपिटल V। तो यहाँ पे भी तो स्मॉल v है I, और इसका अंदर का सेल का क्या था, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस था आई आर। तो आप एक ही फॉर्मूला लर्न कर लो, ये बार बार अलग अलग फॉर्म आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है इसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले यहाँ पे सीरीज दिया है कि हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टर है, सीरीज में कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो सीरीज में क्या होता है, इन सीरीज कनेक्शन करंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसमें भी आई होगा करंट, इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा, एंड लेट द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज V। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V क्या हो गया, IR, है ना, फॉर्मूला ओम्स लॉ। इसमें क्या होगा, IR1 प्लस IR2, क्योंकि करंट तो सेम ही है, प्लस IR3। I आप कॉमन लेके कट कर सकते हो और यहाँ पे आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई I कॉमन लिया इधर से और यहाँ पे तो है ही, ये I कैंसिल हो जाएगा सब में से। तो सीरीज के लिए क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अब ऐसे ही हमारे पास 3 पैरेलल में है, पैरेलल में क्या सेम रहता है। अच्छा, सीरीज का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे दिवाली पे हम डेकोरेटिव लाइटिंग लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे बल्ब होते हैं, एक ही वायर से कनेक्टेड होते हैं, है ना, यूं करके यहाँ पे। तो आपने देखा होगा ये सारे बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है वो एक जैसी होती है। अगर बहुत ज्यादा ब्राइटली ग्लो कर रहे हैं तो सारे करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो सबका एक ही वो रहेगा, इंटेंसिटी रहेगा, दैट मीन सब में एक ही अमाउंट में करंट पास हो रहा है। ठीक है। पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन ऐसा होता है जैसे हमारे रूम में बहुत सारी लाइटें हैं तो सबका अलग अलग बटन होता है, अलग अलग स्विच होता है ना। तो कहीं पे आपने कम उसकी लगाई है, ब्राइटनेस की लाइट लगाई है, कहीं पे आपने तेज लगाई है। तो
वहां पे करंट आप सेम नहीं बोलोगे, करंट अलग अलग हो सकता है। कभी कभी क्या बोलोगे, नहीं सारी एक जैसी जलती है क्योंकि एक ही वॉट की लगाई है इसलिए वो एक जैसी जलती है। लेकिन कोई खराब हो जाती है, बार बार ब्लिंक करती है, कोई अच्छे से जल रही है ना। है रूम में स्विच तो एक ही बोर्ड में है, आपने ऑन किया लेकिन एक बार बार ब्लिंक कर रही है। दो सही चल रही हैं और एक बहुत ही लो चल रही है, उसमें भी कोई कमी आ गई। तो दैट मीन्स पैरेलल कनेक्शन में करंट सेम नहीं होता। तो सेम क्या होता है, सेम होता है वोल्टेज। यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट और यहाँ पे करंट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाती है सब में, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट या सब में इक्वल रहती है हर एक इसमें वायर में। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल V, तो V है हर एक उसमें, इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V, और टोटल ये जो बैटरी है ये बैटरी भी कितने वोल्टेज की है, V वोल्टेज की है। तो करंट यहाँ पे अलग अलग हो गया, इसमें I1 है करंट, इसमें I2 है करंट, और इस वाले रेजिस्टेंस में, इस वाले वायर में I3 है करंट, और यहाँ का टोटल करंट कितना है, I है। तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। V इज इक्वल्स टू आई आर से I कितना हो जाएगा, V अपॉन R। तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R, रिजल्टेंट को आपने R माना, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यू कैन टेक V कॉमन, इज इक्वल टू आ जाएगा, V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। पावर क्या होती है भाई, जो जितनी जल्दी काम करे वो उतना ज्यादा पावरफुल। तो पावर होती है P, और P होता है W अपॉन T। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क वो क्या होती है, हमेशा पावर। जिसने जितनी जल्दी काम किया वो क्या हो गई, पावर हो गई। अब आप बोलोगे W कैसे निकाले भाई, अरे W अभी तो निकाल के आए हैं। क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W कैन बी रिटन एज VQ। सो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा VQ अपॉन T। ये तो हम जानते हैं कितना होता है, I। सो P इज इक्वल टू VI। अब यहाँ पे इन्होंने दिया भी है कि जैसे ट्यूबलाइट है, रेफ्रिजरेटर है घर में, हीटर है, तो क्या ये इक्वल पावर लेते हैं, घर जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में सप्लाई हो रही है, क्या ये इक्वल पावर के होते हैं, इक्वल कंज्यूम करते हैं? आंसर इज नो। जिसकी पावर जितनी ज्यादा होगी, वॉट में होती है पावर, क्योंकि जूल पर सेकंड को यूनिट कितनी हो जाएगी, जूल पर सेकंड, और इसको क्या कहते हैं हम, वॉट कहते हैं। और जिसकी पावर ज्यादा हुई वो उतना ही ज्यादा कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे हीटर या गीजर जो होंगे वो घर में सबसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे, है ना। तो अभी हमने पहला निकाला था, पावर का निकाला था, पावर कितनी आ गई थी मेरे पास, VI आ गई थी। इन्होंने कुछ इस तरीके से दिया है VI भाई, ये वर्क के लिए दिया है इन्होंने। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT, क्योंकि V क्यों होता है और क्यों क्या होता है, IT, है ना। तो जो आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप करना चाहो ऐसे कर सकते हो। तो पावर इज इक्वल टू VI। अब यहीं से मैं आपको अलग अलग निकाल सकती हूँ। पावर इज ऑल्सो, V क्या होता है, IR इंटू I, तो I स्क्वायर R, सेकेंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला एक क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू VI की जगह क्या लिख दोगे, V अपॉन R, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R। तो P के कितने फॉर्म, जो आपको दे वैल्यू आप उससे निकाल लो। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन R। ये तीनों ही फॉर्मूले इस फॉर्म में आपको W के लिए भी, यानी कि एनर्जी के लिए, हीट एनर्जी जो होती है वो हम आगे करेंगे अभी। ठीक है, पावर पहले आ गया। सो 1 वॉट कहते हैं पावर को, जूल पर सेकंड, इसको हम क्या कहते हैं, 1 वॉट कहते हैं। और आप इसको दूसरे उसमें भी निकाल सकते हो, वोल्ट इंटू
एम्पियर. 1 watt is defined as the power consumed by electrical circuit that carries a current of 1 ampere when it is operated at a potential difference of 1 volt. यानी कि अगर आप कोई कंडक्टर वायर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो और इनके दोनों एंड के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का होना चाहिए, 1 वोल्ट का होना चाहिए. अगर यहाँ पे 219 वोल्ट है तो यहाँ पे 220 वोल्ट है इस उस पर, तो 1 वोल्ट का हो गया डिफरेंस, है ना. तो ये जो पावर कंज्यूम करता है कब, जब इसमें 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है. तो ये जो उस टाइम पे पावर कंज्यूम करता है उसको आप क्या कहते हो, 1 वॉट. उस टाइम पे जो पावर कंज्यूम करेगा दैट इज कॉल्ड 1 वॉट. और वॉट जो होती है ये एसआई यूनिट होती है, बट ये स्मॉलर यूनिट होती है एसआई यूनिट ही है बट स्मॉलर यूनिट होती है. आगे चल के हम कमर्शियल यूनिट पढ़ेंगे, दैट इज KWH. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है, पावर की किलोवाट होती है, किलोवाट. यानी कि इसका 1000 टाइम किलोवाट. जैसे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000, ऐसे ही 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट. ठीक है. तो हम कभी भी जब हमारा इलेक्ट्रिक बिल आता है, हमारा इलेक्ट्रिक बिल आता है हमेशा किलोवाट आवर में, है ना. कितने किलोवाट आवर इन्होंने कंज्यूम करी, इतने रुपीस हो गया. बिल में हमारे रेट भी लिखा रहता है कि भाई जैसे यहाँ पे 4.86 रुपीज पर यूनिट है, ये लिखा रहता है. तो आई कैन फाइंड माई इलेक्ट्रिक बिल. अगर वहां पे कोई गलती हुई होगी तो हम रोज अपना चेक करें कि भाई आज इतने यूनिट हुआ है, आज इतने यूनिट खर्च हुआ है. आप पूरे महीने का निकाल सकते हो वहां से, है ना. तो कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या घर में आप बोलोगे हीट एनर्जी, W और W सब एक ही होता है, EHW जो आपका मन हो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ VIT. ये क्या हो जाएगा भाई, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T इज इक्वल टू क्या होता है, I. सो यू कैन राइट इट एज VIT. Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT. वही लिख रही हूं मैं, तो W लिखो इसको. सो यहाँ पे क्या, ये यूनिट तो आपको किस में हो जाए, किलोवाट में हो जाए, और ये किस में हो जाए, आर में हो जाए. ये किस में हो जाए, आर में हो जाए. तो आप इसको बोलोगे क्या, इसको आप बोलोगे कि ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की. तो उन्होंने यहाँ पे एक KWH को ही आपको समझाया है कि 1 KWH क्या होता है. 1 KWH होता है ये किलोवाट, यानी कि 1000 वॉट, और आर का मतलब है 3600 सेकेंड. तो वॉट सेकेंड क्या हो जाएगा, जूल. ये कितना हो गया, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. ठीक है भाई. ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं. अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन बाय एन immersion water heater 6.8 ampere, I is equals to 6.8. if the heater operated off, V is equals to 200 volt. potential difference calculate the power. पावर आपको निकालनी है. P is equals to क्या होता है, VI. तो आप इससे निकाल सकते हो. वैल्यू आपको कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं करनी है, क्योंकि एक एम्पियर में और दूसरा वोल्ट में है, तो इसका किस में आएगा, वॉट में आ जाएगा आंसर. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है भाई, जैसे गीजर वगैरह, हम गीजर की बात कर रहे थे, हीटर की बात कर रहे थे, या रूम हीटर भी लगाते हैं सर्दियों में, तो इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलते हैं. वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हैज हीटिंग इफेक्ट. ठीक है. तो क्यों होता है, जब आप किसी हाई रेजिस्टेंस बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें करंट रुक जाता है, और रुकने से वो उस तार को, उस वायर को गर्म कर देता है. जैसे आपने हीटर देखा होगा, उसका जो वायर होता है इस तरीके से स्पाइरल होता है. स्पाइरल क्यों होता है, क्योंकि जितना ज्यादा मुड़ा हुआ होगा, पहले तो वो कुछ इस तरीके के मेटल से या अलॉय से बना होगा, नाइक्रोम का लेते हैं, मैंने बताया था आपको, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है.
तो वो अलाउ ही नहीं कर रहा है करंट को पास होने के लिए, बहुत ही कम अलाउ कर रहा है, तो करंट उसमें रुक रुक के चल रहा है। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये जो प्रिंसिपल लगता है ये टोस्टर में, इलेक्ट्रिक टोस्टर जो होता है, आयरन में, गीजर में, हीटर में, रूम हीटर में, ये सब में काम करता है। ठीक है, ये जूल्स हीटिंग है, तो ये भी करंट का इफेक्ट है। अगर आप वायर को स्पाइरल ऐसे इस तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप इसका क्या कर दो, कम कर दो, लेंथ बढ़ा दो, है ना, नाइक्रोम और एल्यूमिनियम का सेम, ये दोनों ने बताया आपको कि किसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो नाइक्रोम का हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा बिकॉज इट इज अ बेड कंडक्टर एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। आप कहोगे नहीं ये ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है और आप इससे उतने ही पावर की इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो, बट ये क्या हो जाएगा, गर्म होके अगर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का है तो ये हो सकता है बर्न आउट हो जाए, मेल्ट हो जाए, क्योंकि जो जितना अच्छा कंडक्टर होता है उतना अच्छे से उसको क्या करेगा, हीट कर देगा, बट वो मेल्ट हो जाएगा, तो बार बार सर्किट टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए हम वो मेटल लेते हैं, वो अलॉयज लेते हैं जिनका रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है जी। अब ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये कहाँ से आया, ये आया है हमारा जो मैं वहीं पे करवा रही थी पावर में पीछे, है ना, इसी पेज पे मैंने आपको बोला था कि हम W के लिए भी कर सकते हैं, हम W के लिए भी कर सकते हैं यहाँ से, तो वो आ गया आपके पास, ये किया था ना मैंने, E इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू वी क्यू, क्योंकि हीटिंग एनर्जी भी आ जाती है और जो हम निकाल रहे एनर्जी तो निकाल रहे के डब्ल्यू एच में, तो आता कैसे है, ये सेम इसी तरीके से आता है W और H, क्योंकि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी वर्क डन कर रही है वो किस में जा रहा है, हीटिंग इफेक्ट में जा रहा है, तो हियर द एनर्जी इज नोन एज हीट एनर्जी, इट इज नोन एज हीट एनर्जी। और ये क्या होता है, ये होता है W, और W किसके इक्वल होता है, V इंटू क्यू, बिकॉज V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। सबसे पहली डेफिनेशन हमने चैप्टर की ये रीड करी थी, है ना, इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या कहता है, V। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है IT, बिकॉज फिर हमने दूसरा पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, is called current I, so Q is equals to IT, so एक फॉर्मूला तो ये आ गया IT, H is equals to VIT। दूसरा क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास V is equals to IR भी तो होता है, I ऐसे ही T ऐसे ही, तो ये क्या आ गया I स्क्वायर RT, दूसरा फॉर्मूला आ गया H के लिए। फिर तीसरा आप कैसे निकाल सकते हो, H is equals to इसी V में V ऐसे ही, इसको V अपॉन R लिख दो इंटू T, तो ये कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, तो ये फॉर्मूले आ गए हमारे पास, है ना। सो ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 100 ओमेगा, 100 ओम, करंट दिया है 5 एम्पियर, टाइम दिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द, तो यहाँ पे R है, ये है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो आई स्क्वायर मतलब 25, R कितना 100 और T कितना 60, 26 150 30। ठीक है, क्या आंसर, इतने जूल। नेक्स्ट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारे घरों में जो वायरिंग है वो किस तरीके की है, कितने रंग के वायर होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, तो हमारे घर में होते हैं 3 कलर में वायर, कौन कौन से, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। तो रेड तो होता है लाइव वायर, ब्लैक होता है, कहीं कहीं पे येलो भी होता था पहले, अभी तो ब्लैक ही होता है, ये होता है न्यूट्रल वायर, और ये होता है अर्थ वायर। क्योंकि ग्रीन जो कलर होता है ना वो अर्थ कैसी है, अर्थ है हमारी ग्रीन, और ग्रीन सेफ्टी का भी कलर होता है, तो ये जो अर्थ वायर होता है ना ये हमें सेफ करता है, किससे, इलेक्ट्रिक शॉक से।
ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है और किसी भी वायर का कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो 220 होता है। तो ये अभी बताएंगे हम कि कैसे हो जाता है, सेफ कैसे हो जाते हैं हम, किस तरीके से होता है। एक्चुअली ये 3 तरीके, जो सॉकेट होता है ना 3 लगे रहते हैं स्विच, और कंपैरेटिवली यहाँ पे तो नहीं दिया, ये थोड़ा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है। नेक्स्ट वाले पेज पे होगा ये इस तरीके से, ये वाला, इसमें का जो पिन होता है कंपैरेटिवली, ये आप पिन देख रहे हो ऊपर से, ये जो पिन है ये इन पिन के कंपैरिजन में मोटा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा करंट को अलाउ करेगा अपने से पास होने के लिए, पहले चला जाएगा इससे करंट, है ना। तो अगर सपोज हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेस है कोई भी, या कोई भी अप्लायंसेज है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके मेटल बॉक्स का, यहाँ पे मेटल बॉक्स का कनेक्शन कर देंगे हम अर्थ वायर से। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक होगा या कुछ भी हो जाए, ओवरलोडिंग हो जाए, कुछ हो जाए, ओवरलोडिंग में तो एमसीबी डाउन हो जाती है, तो ये एक्सेस करंट जब हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस से पास होता है, तो हमें बचाने के लिए या उस अप्लायंस को बचाने के लिए ये जो करंट होता है वो अर्थ वायर से जाके सीधा अर्थ में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, बल्ब, हीटर, रेफ्रिजरेटर अब सभी काफी कॉस्टली होते हैं और सरप्राइजली सभी के सभी एक ही वोल्टेज पे काम करते हैं 220। तो क्या सेम अमाउंट में लेते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं, नहीं भाई, सबका अलग अलग होता है, सबका वॉट अलग होता है, पावर अलग अलग होती है। और किस तरीके से हमारे घर में वायरिंग होती है, 3 कलर में होती है, रेड कलर, ब्लैक कलर और एक अर्थ ग्रीन कलर, जिसको हम, ये रहा ग्रीन कलर वायर, अर्थ वायर, है ना। तो रेड लाइव वायर होता है, ब्लैक न्यूट्रल होता है, इसका पोटेंशियल हमेशा V जो होता है वो 0 रहता है, इसका पोटेंशियल हमेशा कितना रहता है 220 रहता है। और इसका पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है 0 to 220, ये वेरी करता है। कब, अगर देखो घर में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है कहीं पे भी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 ही होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक शॉक हो गया तभी इसका पोटेंशियल कितना होगा, जितना घर की इलेक्ट्रिसिटी का होगा उस टाइम पे 220, ठीक है। तो ये वेरी कर सकता है, अगर कोई हजार्ड है तो ये वेरी कर सकता है, 220 हो जाएगा इसका, क्योंकि ये अलाउ करता है एक्सेस करंट को कहाँ पे जाने के लिए, अर्थ में जाने के लिए, ठीक है। क्यों करते हैं हम यूज, रीजन यही है, सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, है ना। अगर वी कैन रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक ऑन टचिंग ए रनिंग अप्लायंस, सपोज आप आयरन ही कर रहे हो, ये कब होता है, जब करंट का लीकेज हो। अब लीकेज कैसे भी हो सकता है, सपोज इसमें से कोई वायर की यहाँ से कवरिंग हटके, लाइव वायर की कवरिंग हटके इसके मेटल बॉक्स से कनेक्ट हो गया और हम प्रेस कर रहे हैं, तो हमारे हाथ अगर उससे टच हो गया तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो अगर कहीं पे भी करंट की लीकेज हो गई, उसको हमारे पास नहीं आने देगा कौन, अर्थ वायर, कहाँ पे भेज देगा, तुरंत अर्थ में। तो सेफ्टी की वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ओपन और क्लोज सर्किट क्या होते हैं, ओपन होते हैं वो जिसमें की ओपन रहे, यानी कि जिसमें करंट पास ना हो। क्लोज वो होते हैं जिसमें की क्लोज्ड हो, जिसमें करंट पास हो जाए, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। अब ये कई तरीके का होता है हमारा जो सर्किट होता है, एक तो सिंगल पोल होता है, जैसा आपने देखा होगा जब हमें मोटर वगैरह ऑन या ऑफ करना हो तो उसमें एक ही होता है, एमसीबी की तरह उसमें एक ही हैंडल से होता है, और बस एक बार नीचे कर देते हैं, एक बार ऊपर कर देते हैं उसको, है ना। जब भी हैंडल से टाइप का होता है, अत्ती से टाइप का होता है, तो ये होता है सिंगल पोल वाला। ये कौन सा होता है, सिंगल पोल। मेनली घरों में क्या करते हैं, जो हमारे स्विच होते हैं घरों में वो डबल पोल होते हैं। वो कौन से होते हैं, डबल पोल। भाई जब आप ऑन करते हो ऑफ करते हो तो आपने देखा होगा वो किस तरीके के होते हैं, डबल पोल के होते हैं। स्टेयर केस में होता है उनका जो कनेक्शन होता है आगे, ये इस तरीके से, ये देख रहे हो आप स्टेयर केस में यूं करके ये कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो हमेशा ही जब भी आपका बल्ब ऑन है ऑफ है, तो एक
किसी एक एंड का तो लाइव वायर से कनेक्शन हमेशा रहता ही है। ऑफ सिचुएशन में ऐसे रहता है, अगर इससे कनेक्शन रहेगा तो ऑफ होगा, इससे कनेक्शन रहेगा तो ऑन होगा। वो दे देंगे कि कौन से स्विच में कौन से वाली पोजीशन है। जैसे यहाँ पे दो स्विच दिए हैं इन्होंने, एक S1 है और एक आगे यहाँ पे तो बल्ब ऑफ S1 S2 इस तरीके से दिए, एक आगे इन्होंने ये दिया हुआ है अलग अलग। यहाँ पे नीचे की तरफ है, ये इस पोजीशन में ऑफ है, ये इस पोजीशन में ऑफ है ना। डुअल कंट्रोल बल्ब जो होते हैं, दो स्विच रहते हैं इनमें, S1 और S2। तो ये किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, ये बॉटम से भी और इससे भी, दोनों से कनेक्टेड रहते हैं हमारे स्टेयरकेस से। स्टेयरकेस किसका बना रहता है हमेशा, लाइव वायर का। किसका बना रहेगा हमेशा, लाइव वायर का। ठीक है, जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये न्यूट्रल वायर पे टच हो जाएगा और ये यहाँ टच हो जाएगा। जब ऐसे यूं आप इसको ये समझो, जो स्विच नहीं होता जिसको आप दबाते हो यहाँ से, जब इसको ऑन करोगे यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो स्टेयरकेस में दोनों ही इससे या तो एक से रहेंगे, एट अ टाइम एक से रहेंगे, या तो टॉप से या तो बॉटम से रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। नाउ द बल्ब कनेक्टेड टू बोथ द स्विच कैन बी पुट ऑन और ऑफ यूजिंग एनी ऑफ टू स्विचेस। ठीक है, ये यूज करो या फिर ये, इसको कनेक्ट करा लो, इसको यहाँ कर दो, तभी भी ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो इन्होंने अलग अलग पोजीशन दी हुई है। यहाँ पे कौन सी पोजीशन है, ये वाली, क्योंकि ये यहाँ से डिस्कनेक्ट दे दिया तो आपका ये वाला ऑन है और ये वाला ऑफ है। तो ये यहाँ पे अभी कनेक्ट करके नहीं देखा तो आपका बल्ब क्या है, ऑफ है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कनेक्शन दिया है। सीरीज और पैरेलल सर्किट क्या होता है, सीरीज होता है जब दोनों अप्लायंसेस मोर देन टू और टू अप्लायंसेस एक ही वायर से कनेक्टेड हो, वो क्या हो जाता है, सीरीज। इस तरीके से जब अलग अलग उससे कनेक्टेड हो तो उसको क्या कहते हैं हम, पैरेलल, है ना। जैसे यहीं पे दे दिया आपका, ये एक इस तरीके से है और इसका कनेक्शन इस वाले वायर से दिया है ये, तो ये पैरेलल हो गया। और ये पैरेलल एक्चुअली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। एक टाइम पे अगर आप एक को ऑन करना चाहते हो तो उसका स्विच ऑन करो और ये सिर्फ यही ग्लो करेगा, ये नहीं करेगा। इसके लिए अलग से स्विच को आपको ऑन करना पड़ेगा, है ना। इसकी की यहाँ लगा देते हैं और इसकी की यहाँ लग गई। ठीक है, यहाँ पे एक ही की होते हैं, दिखाया नहीं है इन्होंने पे भी, यहाँ पे की इसकी की अलग है इस वाले की, और इस वाले की अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि एक की इसलिए दिखाई है, अगर आप यहाँ पे कर दोगे तो वो आपके, क्योंकि यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपको लगेगा कि सर्किट ब्रेक हो गया, ओपन और क्लोज्ड हो जाएगा ना। उस वाले केस में सर्किट तो आपका क्लोज्ड ही रहेगा, करंट तो फ्लो होता है ना। अगर हम घर में अपने रूम में सिर्फ एक लाइट ऑन करेंगे तो दैट डजंट मीन कि बाकी वालों में करंट जा नहीं रहा, करंट तो जा रहा है लेकिन उनका जो स्विच है वो ऑफ पोजिशन में है, इसलिए उनमें लाइट नहीं जल रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने मेन स्विच दिखाया आपका, ये आपके घर में जो वायरिंग हो रही है उसका मेन स्विच दिखाया है। और यहाँ पे दोनों के लिए प्लग एक ही होगा, एक ही बटन होगा। जब आप उसको ऑन या ऑफ करोगे तो दोनों या तो एक साथ ऑन होंगे या तो दोनों एक साथ ऑफ होंगे। इस वाले केस में ब्राइटनेस घट जाती है और एक ही स्विच से, कई बार आपने घरों में भी देखा होगा, एक से ही कनेक्शन कर देते हैं, एक बटन से ही, है ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज, और क्यों होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज, क्यों होता है, क्यों आया है यहाँ पे, तो बेसिकली ये ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे घर में कितने अमाउंट में करंट आएगा उसको कंट्रोल करता है ना। ये हमारे घर में करंट की सेफ लिमिट को डिसाइड करता है। सेफ लिमिट क्या होती है, सेफ लिमिट वो हायर लिमिट है करंट की जिस पर हमारे घर के सारे अप्लायंसेस, महंगे से महंगा डिवाइस काम कर सकता है। वो मैक्सिमम लिमिट है करंट की। अगर उससे ज्यादा अमाउंट, करंट के अमाउंट पे आप उसको चलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेफ लिमिट को डिसाइड करता है। तो अगर उससे ज्यादा करंट आई, सेफ लिमिट से ज्यादा करंट आई, तो ये फ्यूज क्या होगा, अपने आप ही बर्न आउट हो जाएगा और घर में लाइट नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो वायर लगता है फ्यूज में, वो घर में जो वायरिंग होती है उससे हल्का सा पतला होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, करंट में हीटिंग इफेक्ट होता है, वो मेल्ट कर सकता है वायर को, है ना। वो क्या कर सकता है, वायर को
मेल्ट कर सकता है। या आप कह सकते हो कि ये इतने, इसकी थिकनेस इतनी होगी जिस पर सेफ लिमिट हमारे अप्लायंसेस को बचा सके, वो जले ना, अच्छे से काम करे, बहुत ज्यादा कम भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो फिर वो लोड मानेंगे, ओवरलोडिंग में चलेंगे, है ना। तो एक सेफ लिमिट को डिसाइड करता है। फ्यूज वायर का लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि अगर इसमें एक्सेस अमाउंट में करंट आ जाए तो ये जल्दी से हीट होके मेल्ट हो जाए, ताकि ये पूरा मेन पावर सप्लाई को कट कर सके। जनरली ये जो बनता है लेड का और टिन का बनता है, ठीक है। और ये हमेशा सीरीज में होता है, हमारे घर से जो लाइव वायर होते हैं उन सबसे किस में होता है, सीरीज में होता है, क्योंकि अगर इसमें करंट जीरो तो पूरे घर में करंट जीरो, समझ गए। तो इसका सीरीज में होना बहुत जरूरी है, अगर इसको पैरेलल में करोगे तो ये किसी को बचाएगा नहीं, सिर्फ अपने आप को बचाएगा, समझ गए। रेजिस्टेंस हायर होता है कॉपर वायर से थोड़ा, क्योंकि ये लेड का और टिन का बना होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है। अब अगर इसका रेजिस्टेंस ही तुम कॉपर से कम कर दोगे तो ये ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को अलाउ करेगा पास होने के लिए, तो इसका थोड़ा सा हायर होता है कॉपर से, तो अच्छे अमाउंट में करंट जा सकता है। ऐसा नहीं कि थोड़े से अमाउंट में करंट, अगर आप इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम कर दोगे तो क्या होगा, हल्का सा करंट पास होगा, बार बार फ्यूज हो जाएगा, तो बार बार मेन सप्लाई चले जाएगी, बार बार इसी को ठीक करते रह जाओगे आप, है ना। तो इसका एक सेफ लिमिट तक ये रेजिस्टेंस रखता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। अब पहले होते थे फ्यूज यूज, अब होते हैं एमसीबी। एमसीबी का मतलब होता है मल्टी सर्किट ब्रेकर। मल्टी सर्किट ब्रेकर यानी कि जब भी ओवरलोड होता है या फिर एक्सेस में करंट पास होता है हमारे अप्लायंसेस में, तो अपने आप ही ये क्या होती है, सर्किट को ब्रेक कर देती है, नीचे गिर जाते हैं तो सर्किट को ब्रेक कर देती हैं। तो अब इन्होंने ये बताया कि हमारे उसमें कितने, उससे क्या शॉर्ट सर्किट ही होता है बस हार्मफुल, जी नहीं, कभी कभी ओवरलोडिंग भी हार्मफुल हो जाती है। जब आजकल क्या आने लगे हैं, मल्टी बोर्ड आने लगे हैं ना, मल्टी सॉकेट बोर्ड आने लगे हैं, एक ही में कई सारी सॉकेट होते हैं, और उसमें आपने सपोज एक्सटेंशन लगा के, जिसको एक्सटेंशन बुलाते हैं, आपने उसमें लैपटॉप भी चला रहे हो, अपना टीवी भी लगा हुआ है, कोई और अप्लायंस लगा हुआ है, हीटर गीजर कुछ भी लगा, तो क्या होगा इस टाइम पे, सारे के सारे खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओवरलोडिंग हो जाएगी यहाँ पे। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग मैंने आपको समझा दिया कि जब आप एक ही स्विच से बहुत सारी चीजें चलाते हो एक ही सप्लाई से। ये प्रिकॉशन है इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी गीले हाथों से नहीं कोई भी सॉकेट को छूना चाहिए, किसी भी चीज को, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को। और क्या करते हैं, जैसे कभी कभी जो हमारा प्लग होता है वो बर्न आउट हो जाता है, तो हम खुद से मंगवा के मार्केट से 2 पिन वाला यूज कर लेते हैं, होता 3 पिन का, हम 2 पिन का यूज कर लेते हैं 3 पिन के बजाय। ऐसा क्यों? ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। अगर लेके भी आ रहे हो तो 3 पिन का ही लेके आओ। क्यों? क्योंकि अर्थिंग रखनी चाहिए हमेशा। भाई हो सकता है कभी भी उसका अंदर का वायरिंग कुछ लूज वूज होके उस अप्लायंसेस से कनेक्ट हो गया हो और वो मेटल का हो और हमारा हाथ लगे हो उसमें, जैसे कूलर वगैरह होते हैं या प्रेस वगैरह होती है, आजकल तो प्लास्टिक बॉडी आने लगी है, आयरन भी, लेकिन पहले आती थी आयरन की, नीचे का जो उनका हिस्सा होता था वो आयरन का होता था, ऊपर से एक हैंडल होता था प्लास्टिक का। तो अगर यहाँ पे अंदर से वायरिंग लूज वगैरह कोई भी तार निकल के इससे टच हो गया और हमारा हाथ लग गया प्रेस करते करते, तो हम बचेंगे नहीं फिर, है ना। इंश्योर एमसीबी पूरे घर का काम अच्छे से एमसीबी ठीक हो। नेवर रिपेयर अप्लायंसेस वाइल इन यूज, जब हम यूज कर रहे हैं तब उसको रिपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइव वायर हमेशा कनेक्ट होता है चाहे वो बंद भी है स्विच, ठीक है। तो अगर हम रिपेयर करेंगे एमसीबी को डाउन करके, मेन पावर को डिस्कनेक्ट करके तभी करें। वायरिंग जो हो कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए, परफेक्टली इंसुलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम, रेजिस्टेंस कितना दिया है 500 ओम, करंट आई कितना दिया है 0.4 एम्पियर। द कैलकुलेट, पहले क्या करना है, पावर करनी है। पावर क्या होती है,
पावर होती है आई स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 इंटू 500, तो कितना आ जाएगा 80 वॉट। कितना आ जाएगा 80 वॉट। दूसरा क्या है, सेकंड है पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस एंड, तो V आपको निकालना है। V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, सो V कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 500, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपके पास 200 वोल्ट। ठीक है भाई, तो आसान है क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हो कॉन्सेप्ट अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज दी है 220 की और पावर दिया है 100 वॉट का। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें निकालना है। रेजिस्टेंस P इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें V और R इस्तेमाल हो, बिकॉज आई हैव V, आई हैव टू फाइंड R, तो मैं ये लगाऊंगी फॉर्मूला। P के भले ही फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, कौन से होते हैं, वी आई होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है और I स्क्वायर R होता है। तो आपने देखा होगा लास्ट वाले फॉर्मूले में, मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा, अभी ये लगा रही हूँ, बिकॉज मेरे को जो निकालना है मैं उसी से तो निकालूंगी, है ना। अगर मैं आई स्क्वायर आर रखूंगी तो आई डोंट हैव आर, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ वैल्यू, नहीं निकाल सकते। तो 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन आर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आर यहाँ चला जाएगा, आर कितना आ जाएगा 484 ओम। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट क्या है, what is the safe current can be passed through it. Now I have this and this, I can find I, V is equals to IR by Ohm's law, तो I कितना हो जाएगा V अपॉन R, R कितना है 484, सो 22 से 10 जा 22 से 22 जा 2 से 11 जा 2 से 5 जा 5 अपॉन 11, तो ये आ जाएगा आपके पास, डिवाइड करके देख लो भाई 11 से, पॉइंट लगाया 0, 11 से 4 जा 44, 6 11 5 जा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 0.45। तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आर आपको निकालना है अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प रेटेड दिस एंड दिस, दैट इज V is equals to 220 volt and P is equals to 60 watt if two such lamp are connected in series। तो ऐसे ऐसे कितने लैंप है हमारे पास, 2 लैंप है, और वो कौन से इसमें है, सीरीज कनेक्शन में है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है ना, अक्रॉस 240 मेन सप्लाई, तो मेन सप्लाई कितनी है आपकी 240 है ना। तो एक्सप्लेन वाई ईच वन अपीयर्स लेस ब्राइट, क्यों हमें भाई अलग, मैंने कहा था ना कि अगर सीरीज में होते हैं तो उनकी ब्राइटनेस जो होती है वो कम हो जाती है ना। तो पावर हमें कितनी दी है 60 दी है, तो सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि ब्राइटनेस की बात हो रही है, तो देखेंगे भाई करंट कितना है, वो बढ़ जाएगा दोनों में करंट, है ना। तो P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि ये मेरे पास है तो आई कैन फाइंड R हेयर, सो इम्प्लाइज R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर कितना हो गया 60 इंटू 60 अपॉन P कितना है, नहीं P तो 60 है और V है हमारे पास 240, कितना है 240, सो 240 इंटू 240 अपॉन 60 से 4 जा, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 4 2 जा 8 और 1 9 960 ओम। तो अब इन्होंने बोला है कि दोनों की ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों में जो करंट है वो बढ़ जाएगा। देख लेते हैं किस तरीके से बढ़ जाएगा। यहाँ पे सीरीज में करंट, अगर मैं टोटल करंट निकालूं ऑफ द सर्किट, कितना हो जाएगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, जहां से शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 240 अपॉन 960 0
0 1/4, 0.125, 1/4 होता है 0.12, 0.25, 1/4 है ना, 0.25 आएगा। 4 2 ज़ा 8, हाँ तो 0.5, ये हमारा आंसर आ गया 0.25 करंट। अब ये दोनों से इतने अमाउंट में करंट पास नहीं हो रहा है, ये दोनों को मिल रहा है करंट, है ना, ये दोनों को हमारा करंट मिल रहा है। और सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों में सेम रहेगा तो कितना है, I1 प्लस I2 होता है ना टोटल करंट। तो दोनों में से कितना हो जाएगा, इसका हाफ हाफ। सो आप यहां से निकाल सकते हो करंट passes through both the क्या है हमारे पास, बल्ब है, क्या है, both the, जो भी था यहाँ पे बल्ब है ना, देखो भाई सीरीज में अगर हम बोले दोनों में यहाँ पे अगर हम सर्किट की बात करें, दो बल्ब है इस तरीके से, है ना। अब इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे मेन सप्लाई है, इस तरीके से, ये यहाँ पे आपकी मेन सप्लाई हो गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो लैंप है दोनों कितने के हैं, 240 है हमारे इसकी वोल्टेज। ठीक है भाई, और जो पावर है, कितनी पावर है दोनों की, 60 थी, तो पावर से हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लिया था दोनों का, इसका 960 है, इसका 960 है। तो मैं अगर टोटल करंट की बात करूं, टोटल करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, टोटल सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालो, सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होता है, इन सीरीज रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ये तो तब है 0.25 करंट, तो तब है जब हमारे पास एक बल्ब होता है, इतनी उसका 960 होता उसका, है ना वोल्टेज। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 960 प्लस 960, है ना। और ये है यहाँ पे करंट है आपका 0.25 टोटल करंट, है ना, I1 प्लस I2, और वोल्टेज है 240। ठीक है जी, तो ये मैं निकाल सकती हूँ 0 12 19 1920। और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज कितना है 240, तो आई कितना आ जाएगा हमारे पास, आई आ जाएगा 240 अपॉन 1920, तो बेसिकली हाफ हो गया ये पहले का, है ना, क्योंकि ये होता है 8 ज़ा 1/8, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 0.125 एम्पियर। तो यहाँ पे ब्राइटनेस उनकी कम क्यों हो गई, क्योंकि दोनों में करंट जो पास हो रहा है वो 0.125 का है भाई, दोनों में सेम तो होगा करंट पास, लेकिन कितने का होगा 0.125 का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। पहले आपको क्या निकालना था, रेजिस्टेंस निकालना था अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प रेटेड एज 200, इतने वोल्ट उसकी पावर। अब अगर हमें उसकी जगह हम दो लैंप लगा दें, ठीक है, एक लैंप की बजाय, एक लैंप होता तो उसमें इतने का करंट होता, ठीक है, अब हम एक लैंप की जगह अगर ऐसे ऐसे दो लैंप लगा दे, तो दो लैंप लगाओगे तो दो लैंप की फिर रेजिस्टेंस लोगे ना आप। अगर एक लैंप लगाओगे एक के लिए
इस तरीके से जो भी है आपका ये सेम है, 240 वोल्टेज है, 960 ये है, तो इसमें आई कितना है 0.25 और इनमें आई कितना है इतना एम्पियर, तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी भाई, क्योंकि करंट आपका क्या है बट गया। नेक्स्ट क्या है, 3 हीटर ईच रेटेड 250 watt 100 watt आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 100 volt सप्लाई, कैलकुलेट। पहला क्या निकालना है, टोटल करंट। सो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, है ना, और V हमें अभी नहीं पता है। 3 हीटर है, एक के लिए 3 हीटर पावर दिया है और उनके लिए वोल्टेज दिया, ठीक है। आई हमें निकालना है, तो आई कैसे निकालेंगे, एक तो V अपॉन R होता है, R मेरे पास है नहीं, तो पहले R निकाल लो या फिर डायरेक्ट ही निकाल लो, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। पहले यहां से निकाल लो, P कितना है 250 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर 100 इंटू 100 अपॉन R। सो 1 0 कैंसिल हो गए, 25 4 ज़ा 100, R इधर चला जाएगा, R इज इक्वल्स टू 40 ओम, ठीक है भाई। तो इससे बाद में क्या है, इससे बाद में हमें निकालना था I, फर्स्ट पार्ट में I निकालोगे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से V अपॉन R से निकाल सकते हो, या फिर P इज इक्वल्स टू VI होता है, आपकी चॉइस है, P अपॉन V से निकाल लो, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा P इज 250 अपॉन 100, दैट इज 2.5 एम्पियर। जो आपको सही लगे आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, करंट आ गया। नेक्स्ट वाले इसमें आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है kWh में। एनर्जी क्या निकालना है, kWh में। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी या फिर हीट एनर्जी होता है VIT, और ये किस में होनी चाहिए, किलोवाट में, किलोवाट में। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, P इंटू टी भी लिख सकते हो सिंपली, है ना। V भी है मेरे पास, I भी है, बट P इंटू टी भी लिख सकते हो। तो P को पहले किस में कन्वर्ट करना है आपको, VI तो P होता है ना, इसको करना है किलोवाट में, तो 250 अपॉन 1000 किलोवाट इंटू टाइम क्या हो जाएगा, 5 आवर्स में ही दिया हुआ है तो ठीक है, किलोवाट आवर में आ जाएगा आंसर। 0 25 4 ज़ा, सो 5 अपॉन 4 आ गया हमारे पास आंसर, है ना। सो 5 अपॉन 4 ये आ गया kWh। अगर आपको यहाँ पे 3 का निकालना है तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, हीट एनर्जी ऑफ या सिंपली एनर्जी ऑफ 3 हीटर्स कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 अपॉन 4 15 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12, कितने बचेंगे 3, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा kWh। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गीजर इज रेटेड दिस वॉट, यानी कि पावर है, ये V है। दिस गीजर इज कनेक्टेड टू 250 मेन, ये तो वोल्टेज मेन स्विच हो गया है ना। कैलकुलेट, इससे ये आपको सेम ही देगा हमेशा। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, तो करंट क्या होता है P अपॉन V, बिकॉज P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। सो करंट कितना हो जाएगा P अपॉन V, यानी कि 1500 अपॉन 250, 0 25 6 एम्पियर। देन सेकेंड पार्ट में क्या करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी होता है P इंटू टी,
और P होता है किलोवाट में और ये होता है R में। तो किलोवाट में कितना हो जाएगा, ये तो 15,000 है, तो 15,000 में किलोवाट कितने हो जाएंगे, अपॉन 1000 किलोवाट इनटू क्या हो जाएगा, T कितना है 50 आवर्स, 2 0 कैंसिल, 1 0 ये हो गए, तो 75 किलोवाट आवर। ठीक है भाई, फिर और क्या करना है हमको, और निकालना है हमें द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट इतना। तो जो मैंने कहा था ना कि हम अपने बिल अपने आप निकाल सकते हो, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी 4.20, एक यूनिट के लेते हैं, एक kWh के लेते हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे, तो ये आपका 150 एंड फिर 4 5 20, 4 7 28 30, 315 रुपीज। ठीक है भाई, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया होगा अभी, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, और पुरानी वीडियो आप जाके देख सकते हो, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत स्कोरिंग है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम अभी नज़दीक आ रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, so this is all for today. Thank you so much. Don't forget to subscribe my channel, share my channel and press the like button. Thank you so much.